हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने टोटल 30 सेट ऑलरेडी लगा लिए हैं। आज हमारा 31वां सेट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर सारी क्लासेस मैंने एक साथ एक प्लेलिस्ट में क्रिएट करी हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि ये क्लासेस सीडीपी की हैं या हिंदी की हैं या कौन से सब्जेक्ट की हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, स्पेसिफिकली तो ये सीडीपी की क्लासेस हैं सारी, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं जो पेडागोजी वाला पोर्शन आता है ना, वो सारे सब्जेक्ट्स में एक जैसा आता है लगभग। तो इसीलिए अगर आप अदर सब्जेक्ट्स का भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि सीडीपी की जो पेडागोजी है वो लगभग आपकी हिंदी, ईवीएस, मैथ्स में थोड़ी बहुत सेम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही ये क्लासेस रहेंगी, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश अपनी सोच पर विचार करने, हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है। कौन सा है आपको बताना है। पहला है ध्यान देने की प्रक्रियाएं, दूसरा है प्रतिधारण की प्रक्रियाएं, तीसरा है संज्ञान और चौथा है अधिसंज्ञान। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी थियोरी यानी कि कंटेंट वाली क्लासेस देखी होंगी उन्हें पता होगा कि मैंने उनको एक टर्म समझाया था, अधिसंज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स मेटाकॉग्निशन, ठीक है। इंग्लिश में ये टर्म होता है मेटाकॉग्निशन। और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज़ किए हैं वो लोग भी देख लीजिएगा। जो मेटाकॉग्निशन मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, आप में से 2 स्टूडेंट के मैसेज आए थे अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले। मैंने देखा था कि मुझे नोट्स लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप में से किसी को भी अगर नोट्स परचेज़ करने हैं ना, तो अभी सिर्फ सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इस नंबर पे। देख लीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेमो नोट्स दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ले सकते हैं और ये आपको बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा अधिसंज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। देखिए, मैंने आपको समझाया भी था मेटाकॉग्निशन होता क्या है। जब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, यानी कि अपनी सोच पर फिर से सोचना या फिर अपनी सोच पर फिर से विचार करना। अब अपनी सोच पर दोबारा से सोचना, ये क्या बात हुई, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अभी आप ये सीडीपी की सारी सीरीज़ देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही आपकी वीडियो कंप्लीट होती है उसके बाद आप सोचते हैं कि मैंने आज ये वीडियो देखी, इसमें इतने क्वेश्चन करे, जितने जैसे आपने इसमें आज 12 स्कोर किया, ठीक है, 15 आउट ऑफ 12 स्कोर किया। उसके बाद आप सोच रहे हैं वीडियो एंड होने के बाद कि आज की क्लास में क्या मैंने 12 क्वेश्चन सही करे थे, जो सही मैंने करे थे क्या वो 12 ही थे या फिर नहीं थे। फिर से आप उसके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि एक बार आपने सोच लिया कि मेरे 15 में से 12 नंबर आए, 12 क्वेश्चन मैंने सही करे। उसके बाद फिर से आप सोच रहे हैं कि क्या मैंने वो 12 क्वेश्चन रियल में सही किए थे या फिर नहीं किए थे। या फिर जैसे आपने पियाजे की थियोरी पढ़ी, ठीक है, और एग्ज़ाम होने से पहले आप रिवीजन कर रहे हैं पियाजे की थियोरी को। एक बार आपने पियाजे की थियोरी को रिवाइज कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में पेपर आने से पहले फिर से आपके दिमाग में पियाजे की थियोरी चल रही है। आप फिर से सोच रहे हैं कि पियाजे की थियोरी को मैंने आज मॉर्निंग में ही रिवाइज़ किया था, अभी मैं उसके बारे में फिर से सोच रहा हूँ। ये मैं जो सोच रहा हूँ पियाजे की थियोरी के बारे में, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या फिर नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसको हम कहते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि सोचने के बारे में भी सोचना। या फिर इसको आप कह सकते हैं नोइंग अबाउट नोइंग। नोइंग अबाउट नोइंग जैसे जानने के बारे में भी जानना। जैसे आपने जान लिया कि अधिसंज्ञान क्या है, आप समझ गए, आपने जान लिया, फिर से आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि जो मैंने जाना वो सही जाना या फिर नहीं जाना। मतलब सोचने के बारे में फिर से सोचना, ये आपका अधिसंज्ञान कहलाता है, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। और ये डायरेक्टली आपका कनेक्टेड होता है किससे, आपके ब्रेन से, आपके दिमाग से। ये क्वेश्चन भी सिंपल सा सीटेट में पूछा हुआ है एक बार। अधिसंज्ञान किससे रिलेटेड है, आपके दिमाग से, आपके संवेगों से, शारीरिक रूप से। इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे तो ध्यान रखिएगा ये आपके दिमाग से रिलेटेड है, क्योंकि जो विचार करना, सोचना होता है वो सब आपके दिमाग से होता है, ब्रेन से होता है, ठीक है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, 2 क्वेश्चन आपके ऊपर और रह गए हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का वैयक्तिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए क्यों किया जाना चाहिए ये आपसे पूछा है। ऑब्वियसली प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे का जो वैयक्तिक विकास होता है उसके साथ साथ सामाजिक विकास भी किया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाना चाहिए ये आपसे पूछा है। पहला है, बालकों का सामाजिकरण इस आयु में ही किया जा सकता है। जी नहीं, इस आयु में ही नहीं किया जा सकता, इससे आगे आने वाली जो स्टेजेस होती हैं वहाँ पर भी तो होता है ना। तो ये ऑप्शन हमारा बाहर हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि सिर्फ इसी एज में बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा है, यह अवस्था ऐसी है जबकि उसका भली भांति सामाजिक विकास किया जा सकता है। क्या सिर्फ यही स्टेज है जिसमें कि बच्चे का भली भांति सामाजिकरण किया जाता है? जी नहीं, इसके बाद आने वाली और स्टेजेस में भी बच्चे का सामाजिकरण हो सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास के द्वारा बालक भली भांति समाज में समायोजित हो सकता है। ये तो सही है। फोर्थ ऑप्शन इज, बालकों का सामाजिकरण शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया में पूरा करना अनिवार्य होता है। ये कोई ऐसा काम नहीं होता है सामाजिकरण करना जो कि शिक्षक को बस पूरा करना है। सामाजिकरण बेसिकली होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं सोशलाइजेशन। बच्चों के अंदर समाज में जाने वाली चीज़ें विकसित करना। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन एज अ टीचर आपका काम है कि उनके अंदर ऐसे गुण डेवलप करने हैं कि वो जो है समाज में जाएं, 4 इंसान आदमियों के बीच में जाएं और अपनी बात कह सकें। अगर समाज में जाकर बच्चा अपनी बात कह पा रहा है, दैट मीन्स वो सामाजिक हो चुका है, उसके अंदर सोशल वाली चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे का सामाजिक विकास किया जाता है ना, वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि सामाजिक विकास के द्वारा ही बालक भली भांति समाज में समायोजित हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चा समाज में जाएगा ही नहीं तो वो सामाजिक कैसे होगा? नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो सामाजिक होने के लिए बच्चे को समाज में जाना होता है। और स्टार्टिंग कब से होती है? स्टार्टिंग जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ बातें करता है, वो भी उनके लिए एक समाज ही है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो फैमिली में अगर 4-5 मेंबर भी हैं तो वो भी बच्चे के लिए एज अ सोसाइटी काम करती हैं। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में उसके फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, फिर फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, फिर कहीं कंपटीशन वगैरह होता है, वहाँ पर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चा समाज में जाना स्टार्ट करता है और यहाँ से बच्चे का सामाजिकरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित नहीं करती है? कौन सा प्रस्तावित नहीं करती है पूछा है। ठीक है, पहला है यह सीखना कि कैसे सीखना है। दूसरा, विषय वस्तु में बढ़ोतरी। तीसरा, 360 डिग्री समय प्रगति रिपोर्ट कार्ड। ये तो वो सुनिश्चित करता है। मैंने आपको NEP 2020 पूरी पढ़ाई हुई है। ठीक है, जितने भी ये कॉन्सेप्ट है ना, टेक्निकल टर्म्स हैं, NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 है, NCF 2005 है, NCF 2022 है। ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है CTET के लिए, और इनसे हमेशा एक एक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज़ को प्रस्तावित नहीं करती है? इसको तो ये प्रस्तावित करती है, ये कहती है बच्चे का 360 डिग्री समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। यानी कि बच्चे का 360 डिग्री क्या करना है? विकास करना है। यानी कि चारों तरफ 360 डिग्री मतलब समग्र विकास करना है। उसका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक हो गया, चारित्रिक हो गया, भावात्मक, संवेगात्मक, जितने भी होते हैं ये जो पक्ष होते हैं विकास के, उन सभी को विकसित करना NEP 2020 कहती है, और इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री असेसमेंट। तो ये सही है। नेक्स्ट है मानकीकृत पाठ्यचर्या, शिक्षा शास्त्र व मूल्यांकन। देखिए ये इसको देखिए इसमें जो सही है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये वाला सही है, इसको प्रस्तावित वो करती है। दूसरा, और इसमें से वो कुछ भी प्रस्तावित नहीं करती है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए NEP 2020 जो है ना, ये इस चीज़ पर जोर नहीं देती है कि बच्चों को कैसे सिखाना है। बस ये कहती है बच्चों का 360 डिग्री असेसमेंट करना है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, टीचर को एज अ रिसोर्स यानी कि एक संसाधन के रूप में मानती है। ये सारी चीज़ें इसने कही हैं। लेकिन विषय वस्तु में बढ़ोतरी होगी, यानी कि कंटेंट आप भर देंगे। बच्चा है 6 साल का और 12 किलो से भी ज़्यादा उसका वेट है, घर से इतना सारा बुक्स वगैरह ले जानी है, ऐसा नहीं करना है। बल्कि ये तो कहते हैं विषय वस्तु कम होनी चाहिए, बुक्स और कंटेंट वगैरह कम पढ़ाओ, लेकिन जितना भी पढ़ाओ वो क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि ज़्यादा एजुकेशन देने से अच्छा है कम एजुकेशन दो, और ऐसी दो जो उसके रियल लाइफ में यूज़ हो। ठीक है,
ऐसे ही मानकीकृत पाठ्यचर्या और इन सब की बात भी वो नहीं करता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वो सिर्फ इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला हमने कर लिया, इसका राइट आंसर अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोगत्यात्मक गतिविधि है इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास, एक ऐच्छिक एवं आत्मनियंत्रित क्रिया। मनोगत्यात्मक गतिविधि वह है जो हम कहते हैं या फिर एक प्रकार का मनोरंजन है। तो बताइए यह क्या है? यह है फ्रेंड्स इंद्रियों की सहायता से अपनी गतिविधियों का विकास करना। अब आप याद कीजिए संवेदी गामक अवस्था। अब ये संवेदी गामक अवस्था क्या है? पियाजे की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं। उसी में से चलिए न्यूमोनिक मैं आपको बता दे रही हूँ, PCSE, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ओके नहीं PCSE नहीं है, सॉरी, SPCF। जो पियाजे की थ्योरी है उसमें उन्होंने डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस जो बताए हैं वो ये हैं। न्यूमोनिक मैंने आपको ऐसे याद करवाया था और नोट्स में भी ये सब मेंशन है। तो पहला जो है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी कि पहला वाला संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बच्चा इंद्रियों की सहायता से गतिविधि करता है और ये क्या है, एक मनोगत्यात्मक गतिविधि है, जब बच्चा अपने मन से कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है तो इसी में होता है ये, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये जो मनोगत्यात्मक गतिविधि है इसमें क्या होता है, इंद्रियों की सहायता से बच्चा गतिविधियाँ करता है। इसको हम बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। दूसरी आती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक और इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक और इसे बोलते हैं औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। अब इनको डिटेल में समझने के लिए फ्रेंड्स, उसके लिए आपको पियाजे वाली थियोरी देखनी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। या फिर आपने कहीं और से थियोरी पढ़ी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मोटिव ये है कि सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें। मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ, आप चाहे मेरी क्लासेस लें या फिर किसी और की क्लासेस लें, मोटिव ये होना चाहिए कि हमारा सीटेट क्वालिफाई हो, ताकि उसके बाद आगे आने वाली जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए हमेशा पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, गलती हो जाती है और वो मिस्टेक से होती है, हम जानबूझकर नहीं करते हैं। हम ऐसे पढ़ लेते हैं कभी कभी कि बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। अब अगर ये नहीं पे हमने फोकस नहीं करा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा और 1 नंबर गया। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला है, पाठ की पुनरावृत्ति करानी चाहिए। जी हाँ, पुनरावृत्ति कहने का मतलब यहाँ पर है जैसे एक बार आपने चैप्टर, ओके सारे देख लेते हैं एक बार, पाठ की पुनरावृत्ति करानी चाहिए। दूसरा है, निरंतर मौखिक शिक्षण करना चाहिए। तीसरा है, पाठ को बालकों के व्यावहारिक जीवन से संबंधित कराना चाहिए। चौथा है, रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना चाहिए। जी हाँ, रटने की प्रवृत्ति पर आपको बल नहीं देना है, सीधी सी बात है, ठीक है। यही जो है ना, रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना है, यही इसका राइट आंसर होगा। अब आप ओके ये वाला नहीं होगा, ये तो सही है क्योंकि रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देंगे और यहाँ पूछा है कि कौन सा नहीं होना चाहिए, तो ये तो ठीक है, नहीं देना चाहिए। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि रटने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि रटने को बढ़ावा नहीं देना होता है, ये तो ठीक है। पाठ की पुनरावृत्ति, ये भी ठीक है, जैसे एक बार आपने चैप्टर पढ़ाया उसके बाद रिवीजन करवा रहे हैं आप, ये भी ठीक है। पाठ को बालकों के व्यावहारिक जीवन से, ये तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऐसा कंटेंट पढ़ाइए जो उसके रियल लाइफ से कनेक्टेड हो और उसको वहाँ पर काम भी आए। जैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं बच्चों को, प्लस माइनस है ना ये सब। उसके बाद कभी वो मार्केट जाता है, मार्केट से वेजिटेबल्स या फिर कुछ भी सामान लेना है, तो वहाँ पर जब वो उसको पैसे देते हैं घर से, तो कितने रुपए उसने दिए हैं शॉपकीपर को और शॉपकीपर उसको कितने वापस करेगा, इन सब का ज्ञान यहीं से आता है जब वो स्कूल में मैथ्स की नॉलेज लेगा। तो बच्चों को ऐसी कंटेंट पढ़ाओ जो कि उसके रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, ये भी सही है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि देखिए पाठ के प्रति अगर आपको रुचि पैदा करनी है तो आप निरंतर मौखिक शिक्षण ही नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए शिक्षण अनेक तरीके से होता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, और शिक्षण कराने की अनेक विधियां हैं जो कि मैंने आपको कंटेंट में करवाई हैं।
विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, काफ़ी सारी विधियां हैं। तो अलग अलग विधियों का यूज़ करके बच्चों को शिक्षण देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा बस एक मौखिक शिक्षण के थ्रू ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इससे तो क्लासरूम क्या होगी, बोरियत हो जाएगी। आपने भी देखा होगा जब आप छोटे होंगे तो अगर टीचर सामने से सिर्फ मौखिक शिक्षण कर रहे हैं, यानी कि लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे लास्ट में बैठे रहते हैं ना, उन्हें नींद आने लगती है क्लास ख़त्म होने तक। अब वो कहाँ से इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बस टीचर बोले जा रहे हैं, बोल बोल करके पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करनी होती हैं। जैसे डेमो मेथड हो गई, बच्चों को आप डेमो करके दिखा दीजिए या फिर एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए, तो वहाँ पर जो क्लासरूम होती है वो रुचिपूर्ण होती है, यानी कि इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे उसको पढ़ने में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि यही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस सिद्धांत के अनुसार बालक आशावादी बनता है वह सिद्धांत कौन सा है। देखिए ये सिद्धांत आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब क्वेश्चन कितना घुमा करके पूछा है आप खुद देखिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिक्स्ड हैं, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, प्रतिकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब आप लोग याद कीजिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये किसने दिया था, इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले इसे हम कहते हैं SR थियोरी। S फॉर रिस्पॉन्स, S फॉर स्टिमुलस एंड R फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। ये जो SR थियोरी है ना, ये किसने दी थी, ये दी थी पावलव ने, जिसमें उसने एक डॉगी पर प्रयोग किया था, आपने देखा ही था। पहले उसके सामने भोजन लाए, भोजन रखा तो डॉगी के मुंह से क्या हुआ, सलाइवा आने लगा, लार टपकने लगी। उसके बाद बेल बजाते हुए फूड दिया था, तब भी उसके मुंह से लार टपकने लगी। फिर एक बार उसने बिना बेल बजाए फूड दिया तो बिना फूड दिए हुए बेल बजाया खाली, तो खाली बेल बजाने पर उसके मुंह से सलाइवा नहीं आया। इस तरीके से उसने पूरा प्रयोग किया था। तो इसी को हम बोलते हैं SR थियोरी, जो कि नोट्स में मैंने बढ़िया से मेंशन करी है, आपको क्लासेस भी दी थी, ठीक है। तो SR थियोरी जो होती है ये बच्चे को आशावादी बनाती है, क्योंकि यहाँ पर वो जो डॉगी वाला एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें क्या था, डॉगी को होप थी कि अब बेल बज गई है, इट मीन्स खाना आना ही आना है, फूड उसके सामने ज़रूर आएगा। उसके अंदर एक होप डेवलप हो गई, आशावादी वो बन गया। तो इसीलिए कहते हैं ये जो SR थियोरी है पावलव की, इसमें जो है बच्चा आशावादी बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टिमुलस और SR आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप। स्टिमुलस क्या होता है, जैसे हमें कोई चीज़ दी जाती है और उसको देकर हम काम करते हैं। जैसे जो डॉगी वाला एक्सपेरिमेंट है उसके लिए स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस था उसका फूड, और उसने रिस्पॉन्स किया, लार टपक रही थी, ठीक है, ये रिस्पॉन्स किया उसने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी व्याख्यात्मक अभिलेख यानी कि एनेक्सेरल रिकॉर्ड की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है पूछा है। पहला है यह घटनाओं का वास्तविक वर्णन होता है, जी हाँ ये तो होता है। नेक्स्ट है यह एक बालक के व्यक्तित्व विकास या सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करता है, इट इज़ ऑल्सो राइट, क्योंकि ये ऐसा भी करता है, क्योंकि जो व्याख्यात्मक अभिलेख होते हैं वहाँ पर सारा रिकॉर्ड रखा होता है, वो भी डिटेल में। नेक्स्ट है यह आंकड़ों पर आधारित एक पर्याप्त व्याख्या होती है, जी हाँ आंकड़ों पर आधारित पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ होता है। फोर्थ है यह व्यवहार का एक व्यक्तिपरक प्रमाण है, इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शैक्षणिक क्षेत्र में भी प्रतिक्रिया प्रदान करता है, इसीलिए तो ये व्याख्यात्मक अभिलेख होते हैं। तो यही इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हाथ खड़े करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। अगर आप शिक्षक या शिक्षिका होती तो ऐसे में आप क्या करती। पहला है इस चीज़ को स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात हो गई अगर टीचर ऐसा कर रही हैं तो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से कम बुद्धिमान होंगी, ऐसा नहीं होता है, ये आप जानते हैं। और जहाँ पर ऐसी बातें की जाती हैं वो सीधा सीधा लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इस चीज़ को स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। थर्ड है विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर भिन्नताएं जन्मजात होती हैं और उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। और चौथा है बच्चों के संदर्भ का व खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए।
अब आपको अपना आंसर भी मिल गया होगा। इसका राइट आंसर यही होगा कि बच्चों के संदर्भ का और खुद के शिक्षा शास्त्र का, कि लड़कियों को उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इस चीज़ पर विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। और टीचर को ये भी देखना चाहिए कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, क्या वो शिक्षण विधियाँ उन लड़कियों के लिए यूज़फुल नहीं हैं। इस तरीके से विश्लेषण करके सोचना चाहिए, उसके रीज़न ढूंढने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर बेस्ट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्न बात का ध्यान रखना चाहिए। जब आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। पहला है बालक की अधिकाधिक कमियां ढूंढना, जी नहीं। बालक के कठिन अभ्यास कराना, देखिए बहुत कठिन अभ्यास कराना ये नेगेटिव चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, इसके लिए आपको टैग वर्ड्स वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स। आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सीटेट ऑल सब्जेक्ट्स टैग वर्ड्स नाम से। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स की वीडियोस मिलेंगी। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, संस्कृत, एसएसटी, साइंस, सभी का मैंने करवाया है। एक बार आप ज़रूर देखिएगा। जहाँ पर भी दिया होता है कि बच्चों से कठिन अभ्यास कराया जा रहा है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि अगर अभ्यास कराना है तो स्मूथली कराना है, लचीलेपन से कराना है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। तो ये ऑप्शन भी बाहर। सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देना। और सेकंड है बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें हमको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर ना आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है ये वाला, कि बालक में आत्मविश्वास की भावना को आपने विकसित करना है। क्योंकि देखिए अगर बच्चों को मोटिवेट करना है, अभिप्रेरित करना है, तो सबसे पहले उनमें आत्मविश्वास जगाना होगा कि हाँ आप लोग सीख सकते हैं। उनके अंदर ये चीज़ें आपने डालनी होंगी कि आप में एबिलिटी है सीखने की और आप सीख सकते हैं। इस तरीके से जब बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा तब जाकर वो अंदर से मोटिवेटेड होगा और चीज़ों को ईजीली सीख भी पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं का आदान प्रदान करना किस विकास के अंतर्गत आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है वस्तुओं के आदान प्रदान करने की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज त्रुटि नियंत्रण का सिद्धांत, सेकंड है वैयक्तिक विकास का सिद्धांत, तीसरा है आत्मानुशासन के अंदर आता है, या फिर सामाजिक विकास के अंदर आता है। अब इन दोनों में से ना आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये चीज़ आत्मानुशासन के अंदर आती है या सामाजिक विकास के अंदर आती है। क्योंकि देखिए वस्तुओं का आदान प्रदान अगर व्यक्ति कर रहा है तो ये भी हो सकता है कि अंदर से वो अनुशासित है, और ये भी हो सकता है कि सामाजिक विकास उसका अच्छी तरीके से हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना इन दोनों ऑप्शन पर कोई भी जो है, अगर आप कोई भी टिक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, आत्मानुशासन भी और सामाजिक विकास भी। क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, अपनी पेंसिल वो अपने फ्रेंड को दे रहा है और उसका फ्रेंड भी ज़रूरत पड़ने पर उसको कभी बुक्स वगैरह या जो लिखने की सामग्री होती है वो दे रहा है। मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान बच्चे कर रहे हैं आपस में। सबसे पहले ये आत्मानुशासन हो सकता है कि अंदर से बच्चा अनुशासित है, लेकिन सामाजिक विकास भी हो सकता है, क्योंकि वस्तुओं का आदान प्रदान करना और एक दूसरे की हेल्प करना, ये चीज़ें हम समाज से ही सीखते हैं। आपने देखा होगा जो सामाजिक रूल्स हमारे बने हैं, सोशल रूल्स, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ज़रूरत पड़ने पर। जब हम ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं तभी हम मनुष्य कहे जाते हैं। ये बातें आपके दर्शन में भी लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आपने दर्शन पढ़ा है, फिलॉसफी वगैरह, तो वहाँ ये चीज़ें आपने देखी होंगी। तो यहाँ पर यही है कि ये जो वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक दूसरे की हेल्प करना, ये समाज के नियम भी हमको ये चीज़ें सिखाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही माने जाते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है किस नाम से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीटेट का और फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन ना आपका ऐसे ही प्रिंसिपल से रिलेटेड बनता है। या तो आपको पूछ दिया जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है। मैंने आपको करवाया है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत आपका कौन सा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, और अभी जो है रिसेंटली एक बुद्धि का प्रकार और ऐड किया गया है उसमें, यानी कि टोटल 9 हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर ये पूछ लिया कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो सिंपल सा आंसर होगा, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी।
यानी कि एरर के द्वारा ही बच्चे जब ट्राई करते हैं, एरर करेंगे एक दो बार, उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें सीख जाएंगे। ये सिद्धांत आपको ये बताता है कि बच्चे जो हैं गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, गलतियां होती हैं, वो स्वाभाविक हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का काम टीचर का है, उनके अंदर वो गुण जो है डेवलप करने हैं, ठीक है। क्योंकि त्रुटियों से ही बच्चा सीखता है और त्रुटियों को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है आपके सीटेट में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो वो ऑप्शन आपका गलत नहीं बल्कि सही होगा, क्योंकि सीटेट में यही कहा जाता है कि बच्चे त्रुटियां करेंगे और त्रुटियां करते करते धीरे धीरे वो सीखेंगे। आपको याद होगा थॉर्नडाइक ने ये जो सिद्धांत दिया था सॉरी, इसका जो एक्सपेरिमेंट था उसने एक बिल्ली पर किया था, ठीक है। बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया था, आपको याद होगा, बाहर रोटी का टुकड़ा रखा था तो बार बार पिंजड़े पे हाथ पैर चलाती थी। एक बार अचानक से उस कुंडे पर उसका पैर पड़ा और पिंजरा खुल गया, ठीक है। वो वाली स्टोरी आपने सुनी होगी। तो इसका मतलब ही ये है कि बच्चा जब बार बार प्रयास करेगा, त्रुटियां भी होंगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ें करना सीख जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। ये जो पुनर्बलन वाली बातें हैं ये स्किनर ने करी हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो टीचर कहते हैं ना, वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसका मतलब है बच्चे को पॉजिटिव पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी बालक का लक्षण क्या होगा। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब होता है इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि लक्षण कौन सा है। पहला है अपने भावों को अपने तक सीमित रखने वाला। ये जो अपने भावों को अपने तक सीमित रखता है ना, उन बच्चों के अंदर अंतर्मुखी के लक्षण होते हैं, नॉट बहिर्मुखी के, ठीक है। ऐसे बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं जो समाज में नहीं जाते हैं, खुद में ही अकेले रहना पसंद करते हैं, खुद से ही बातें करते हैं, दुनिया से उनको मतलब नहीं होता है, समाज में क्या चल रहा है उन चीज़ों से दूर रहते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट, जिनको हम कहते हैं अंतर्मुखी। नेक्स्ट है एकांत में विश्वास रखने वाला, वही हो गया इंट्रोवर्ट जो कि एकांत में रहना पसंद करता है। कम बोलने वाला भी इंट्रोवर्ट हो गया, यानी कि अंतर्मुखी हो गया, क्योंकि वो बच्चा कम बोलता है, समाज में जाता ही नहीं है, सीधी सी चीज़ है। इजी क्वेश्चन है ये। सेकंड ऑप्शन है कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला। ऐसे बच्चे होते हैं बहिर्मुखी जो कि हर काम को करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, चाहे वो काम उनका निजी हो, प्राइवेट हो या फिर समाज का हो, सोसाइटी का हो, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर किस चीज़ का है, बताइए। जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और लेव वाइगोत्स्की का है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, ठीक है। अब मुख्य अंतर कौन सा है। पहला है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया। दूसरा है वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया। तीसरा है वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। चौथा है पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्ची खुद से और दूसरों की मदद से काम को कर सकती है। अब बताइए, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे बहुत ही कंफ्यूजन वाला पूछा है। मुख्य अंतर किस चीज़ का है। देखिए पहला है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया। जी नहीं, ये बल दिया था किसने, वाइगोत्स्की ने। मैंने आपको बताया था ना कि वाइगोत्स्की, देखिए पियाजे ने भी बल दिया था लेकिन वाइगोत्स्की से कम बल दिया था, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल ही भाषा को इग्नोर करा, भाषा को बल दिया लेकिन उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाइगोत्स्की ने दी थी। और वाइगोत्स्की ने 3 चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी थी, कौन कौन सी, S, C और L। इस न्यूमोनिक के साथ मैंने याद भी करवाया था आपको। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा, इन तीनों को जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो लेव वाइगोत्स्की देते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि पियाजे ने दी है, तो नहीं, पियाजे कम देते हैं, वाइगोत्स्की ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ये ऑप्शन बाहर। सेकंड है वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया। जी नहीं, ये जो वंशानुगत है ना, हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस वाइगोत्स्की ने नहीं बल्कि पियाजे ने दिया है, तो ये ऊपर नीचे लिख दिया इन्होंने। थर्ड है वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया और पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्ची खुद से, हाँ ये चीज़ भी सही है, ये चीज़ भी सही है फोर्थ वाला, कि पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्ची खुद से और दूसरों की मदद से कर सकती है। एंड वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि जो ऑप्शन 4 है ना पियाजे वाला, ये भी ठीक है,
सॉरी, ये ठीक नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्ची दूसरों की सहायता से जो काम करती है उसकी बात वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग टर्म दिया था, आपको याद होगा, जिसे हिंदी में पाड़ या मचान कहते हैं, जहाँ पर बच्चा किसी काम को किसी या तो खुद से कर सकता है या फिर किसी दूसरे की हेल्प लेकर करता है। तो इसकी बात भी वाइगोत्स्की ने करी थी, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। अभी मैंने आपको जस्ट बताया ना कि वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को महत्व देते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा, और यहाँ पर आ गया है संस्कृति, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यही जो है इनमें डिफरेंस है पियाजे और वाइगोत्स्की में। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में हमें भी इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना होगा, कुछ पॉइंट्स जो आपने थियोरी में पढ़े हुए हैं वो याद करने होंगे, तब जाकर आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त तथा वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करता है? बताइए। ये वही क्वेश्चन आ गया। पियाजे ने जो बालक की 4 क्या बोलते हैं उनको, स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि बालक के विकास के 4 स्टेप्स बताए हैं, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया। कौन कौन से? SPCF, जिसका न्यूमोनिक मैंने आपको बताया था, सेंसरी मोटर, ये यहाँ पर लिखा है संवेदी प्रेरक। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बच्चा सबसे छोटा है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाता है। अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इस ट्रिक से भी आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऐसी होती है जहाँ पर बच्चा सबसे बड़ा होता है, बच्चे की एज जो है सबसे ज़्यादा होती है, और जब बच्चा बड़ा होगा तभी उसके अंदर वैज्ञानिक वाली चीज़ें डेवलप होंगी। वैज्ञानिक सोच बच्चे में तभी विकसित होगी जब बच्चा बड़ा होगा। ऐसे भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि जिसे हिंदी में हमने कहा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चा अमूर्त चीज़ों के लिए भी सोचने लगता है। अब मूर्त और अमूर्त 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। मूर्त चीज़ें वो होती हैं जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं, जिन्हें फील कर सकते हैं। जैसे अभी आपके सामने बुक होगी, या फिर आपके सामने मोबाइल होगा, आपके सामने हो सकता है बहुत सारी बुक्स रखी होंगी, ठीक है, लिखने के लिए पेन वगैरह रखी होगी, वो सब आपके लिए क्या है, मूर्त है। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, जैसे आपके सामने अभी पेन पड़ी है, आप सोच रहे हैं कि इस पेन को मैं उठाती हूँ या उठाता हूँ और नोट्स बना लेता हूँ या नोट्स बना लेती हूँ, तो ये चीज़ें क्या हैं, आप मूर्त तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके सामने में मौजूद हैं। नेक्स्ट दूसरा जो आता है वो अमूर्त सोच आती है, अमूर्त चिंतन आता है। अमूर्त चिंतन वो चिंतन होता है जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं जो चीज़ हमारे सामने में नहीं होती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम फील नहीं कर सकते। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसकी हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अमूर्त चिंतन। यानी कि जो अभी मैंने बताया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मेरा CTET क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में बैठूंगा, फिर वहाँ मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मैं टीचर बन जाऊंगी या टीचर बन जाऊंगा, है ना। तो ये सब आप क्या कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, ये चीज़ें हुई नहीं हैं। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कि ये चीज़ें आपके साथ फ्यूचर में होनी चाहिए, लेकिन अभी हुई नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो ये जो अमूर्त चिंतन है, ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में आता है, और यहाँ पर बच्चा वैज्ञानिक ढंग से सोचने भी लगता है। वैज्ञानिक ढंग से सोचना मतलब वैज्ञानिक कैसे सोचते होंगे, जैसे वैज्ञानिक किसी भी चीज़ की इन्वेंशन करते हैं तो सबसे पहले वो सोचते होंगे ना कि ये चीज़ क्या है, ये कैसे बनेगी, यानी कि अपना लास्ट में प्रोडक्ट बनाने से पहले बहुत सारे स्टेप से होकर वो गुजरते हैं जब उन्हें किसी भी चीज़ की इन्वेंशन करनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना ये वैज्ञानिक का काम है, ठीक है। क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक से CTET पास कर जाते हैं। कोई कहते हैं मैंने 10 दिन तैयारी करी, 110 नंबर आ गए। ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलते हैं, ताकि वो सिर्फ उनके CTET में ही नहीं, CTET के बाद जो अदर एग्ज़ाम आते हैं वहाँ भी वो नोट्स उनको हेल्प करेंगे। इसी तरीके से वैज्ञानिक भी चलते हैं, ठीक है। और वैज्ञानिकों का क्या है, आप जानते ही हैं, कोई भी चीज़ हो रही है
तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब वैज्ञानिक सोचते हैं। तो इसी तरीके की जो सोच होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर पैदा होती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये पियाजे की थ्योरी से ही आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में करेंगे। देखिए, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। आप लोगों का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आता है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड यस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे कि आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, हमें सब समझ में आ रहा है। तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आई होप कि आप सभी का सीटेट पेपर जो है क्वालिफाई हो जाए। मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।